नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस क्षमता क्लासेस में। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि समर इज हॉट। तो समर इज हॉट के लिए क्या दिया हुआ है? DFEBA को कम कोल्ड समर के बारे में क्या दिया हुआ है? जा हा बा। विंटर इज कोल्ड तो पा जा डे, ये दिया हुआ है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये समर दो बार दिख रहा है। तो अब इन दोनों में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है? BA और BA। तो आप समर का मतलब समझ गए। यहाँ पर BA दिया हुआ है। उसी तरह आप देखिए ये ईच का मतलब, तो यहाँ पर भी ईच दिया हुआ है और यहाँ पर भी ईच दिया हुआ है। तो अब पहले और तीसरे में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है। तो आपको दिखेगा कि DE कॉमन है आपको। तो DE का मतलब क्या हो गया? ईच हो गया। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कोल्ड दिया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? कोल्ड दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि JA और JA दोनों कॉमन है। तो जो कोल्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर JA हो जाएगा। अब आपको किसी चीज़ की खोजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो चीज़ छूटा हुआ है वही होगा। तो आपसे पूछा गया है कि कम, हॉट और विंटर का मतलब क्या होगा। तो कम का देख लीजिए क्या बचा हुआ है? HA बचा हुआ है। इसी तरह हॉट का क्या बचा हुआ है? तो हॉट का बचा हुआ है आपके पास FE। और आपके पास विंटर का क्या बचा हुआ है? विंटर के लिए बचा हुआ है PA। तो HAFEPA। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर की सेट से सारे के सारे करंट अफेयर भी कराऊंगा, रीजनिंग्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा और मैथ्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिले और आप बेझिझक होकर पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6321 व्हिच मेक्स इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14। तो बोलता है कि 6321 को हम किस चीज से भाग लगाएं, मतलब कितना घटा दें कि उससे जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 14 से। तो 14 से ही भाग लगा दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा? 14 चौके 56 हो गया, 56 और 7 तो 14 पचे 70, 2 14 एकम 14। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 7 आ रहा है। मतलब वो 7 नंबर को घटा दीजिए आप इसमें से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C 7 हो जाएगा। तो आप 7 घटा देंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ P का मतलब दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, R का मतलब दिया हुआ है गुना, Q का मतलब दिया हुआ है प्लस और S का मतलब दिया हुआ है माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं? तो देखिए 48 P की जगह क्या दिया हुआ है? भागा दिया हुआ है तो 8 कर लेते हैं। Q की जगह क्या दिया हुआ होता है? प्लस दिया हुआ है तो प्लस 6 ले लेंगे। R के लिए कितना दिया हुआ है? R मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और S की जगह 6 इंटू 9 हो गया और S की जगह क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे 31। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला BODMAS, बोर्ड मास जिसको बोलते हैं। तो जिसमें B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो आपको इसी रूल के हिसाब से चलना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको डिवाइड आ रहा है, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे इस सीरीज में। तो 8 छक 48। अब देखिए आपको यहाँ 8 6 को 8 से जोड़ना नहीं है, 6 और 6 जोड़ना नहीं है, पहले 6 और 9 करेंगे। तो 9 छक 54 और फिर 31 करेंगे। अब प्लस माइनस है तो आप कर लीजिए। 54 और 6 हो गया 60, 60 में से 31 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 29। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपसे पूछा गया है कि डैश ग्रांटेड चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया इन 1600। तो आई होप ये सवाल तो सबको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 ईस्वी में। तो देखिए आपको इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जाम्स के फैक्ट बता देता हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आप यहाँ पर इसको याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए कि जो पोर्टुगीज या डच या ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच में से पहले कौन आया है। तो आपको याद रखना है PDEF, मतलब सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर फ्रेंच आए। तो आपको ये बात याद रखनी है ये लाइन से। अब चार्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो चार्टर का ऑब्जेक्टिव यही था कि मतलब कि उनको जो है ये परमिशन देने के लिए कि वो लोग भारत में भी क्या कर सके,
व्यापार कर सकें और जो यहाँ पर डच की मोनोपोली थी उसको जो है समाप्त कर सके। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ता था और वहाँ पर जितने भी खाने के उपयोग होते थे तो ज़्यादातर वहाँ पर नॉनवेज ही लोग खाते हैं, तो उसको तो वो लोग ठंडा में स्टोर तो कर लेते हैं, पर उसमें मिर्च मसाला होता नहीं है। तो भारत में काफ़ी ये सब उपलब्ध है, तो उन्होंने जो है दरअसल किया तो था ट्रेड के ही लिए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता ही है बहुत कुछ हो गया। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें कहता है कि ये जो है एक इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट से रिलेटेड सवाल है। तो रामदास इन्वेस्टेड ₹90,000 इन अ कॉस्मेटिक बिजनेस। एक रामदास है और एक श्यामदास है। श्यामदास जो है 30,000 रुपए के साथ ज्वाइन किए और साल के अंत में क्या हुआ कि जो टोटल प्रॉफिट बटा वो जो है 4:1 में बचा। तो बोलता है कि श्याम हाउ मेनी मंथ के बाद श्यामदास जो है ज्वाइन किए बिजनेस को। तो देखिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा ही क्या है? आपसे पूछा है कि जो रामदास हैं, रामदास भाई जो है 90,000 से चालू किए, ठीक है, और ये कहाँ तक काम किए? 12 महीने तक काम किए। लेकिन जो अपने श्यामदास हैं वो कुछ महीने बाद ज्वाइन किया और वही तो पूछा है, तो हमको नहीं पता, तो टाइम को हम एक्स मान लेंगे। और ये प्रॉफिट बटा कितने में? तो 4:1 में बटा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4/1। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से ये 4 को 4 शून्य को हटा दीजिए, 3 3 की 9 हो गया, 4 3 12 हो गया। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9। तो 9 महीने के बाद ज्वाइन किए थे कौन? अपने श्यामदास भाई। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? आपको अगला सवाल कहता है कि मीथेन को क्या कहते हैं। तो देखिए मीथेन को क्या कहते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि क्या कहते हैं मीथेन को। तो मीथेन को क्या बोलते हैं? तो उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। तो देखिए इसमें आपको पास ऑप्शन दिया है लाफिंग गैस, टीयर गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस और मार्स गैस दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका लाफिंग गैस है ना, लाफिंग गैस को ही क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछा गया और इसका फॉर्मूला भी कई बार तो पूछ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये N2O होता है। उसी तरह टीयर गैस पूछा जाता है, तो टीयर गैस क्या होता है? 2 क्लोरो बेंजल मालोनो नाइट्राइल बोलते हैं, C10H5CiN2 बोलते हैं। तो ये हो गया टीयर गैस और लाफिंग गैस के बारे में। अच्छा आपको जो है ग्रीन हाउस के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट रेडिएंट एनर्जी करते हैं विद इन द इंफ्रारेड रेंज। तो आपको इंफ्रारेड रेडिएशन के भी बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जो आप कपड़ा सुखाते हैं ना, तो कपड़ा सुखाने किस सन के रेडिएशन से वो सूखता है? तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन से सूखता है और ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसेस जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन महत्वपूर्ण होता है। चलिए मैं सीएफसी के भी बारे में बता देता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन डिप्लेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये एसी से होता है, ये फ्रिज से निकलता है। जितने भी रेफ्रिजरेंट जहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही निकलता है, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन से। और ये क्या करता है? दरअसल क्लोरीन बहुत ही हल्का गैस होता है, तो वो धीरे 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 उठता जाता है और एक लिमिट पर पहुंच के एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है? ओजोन के साथ मिलकर रिएक्ट बना देता है और क्लोरेट बना देता है, ClO3 बना देता है, जिसके कारण से जो है ओजोन ओजोन में जो छिद्र होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूँ मीथेन को। तो मीथेन क्या है मेरा? तो मीथेन देखिए, मीथेन नेचुरल गैस है और जो कंपाउंड होता है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला जो आपको कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? मीथेन होता है। क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन का संख्या 1 होता है, ठीक है, और लास्ट में एन लगा हुआ है, मतलब ये किस सीरीज का है? अल्केन का है। बाकी दो सीरीज कौन कौन से होते हैं? तो अल्काइन और अल्कीन होती है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के अंतर्गत आपका अल्केन आ जाता है जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आते हैं जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपको याद रखना है एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड में 4, और यहाँ पर मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ट्रिपल बॉन्ड में आपको 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है।
उसी तरह से नेचुरल गैस को दूसरा नाम क्या होता है, मार्स गैस, या दूसरा नाम मिथाइल हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको। ये गैस कैसा होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। अब थोड़ा सा मीथेन की चर्चा हुई है, तो मीथेन काफ़ी हाईली कंबस्टेबल गैस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या बहुत कम है, तो कार्बन जितना कम होगा उतना ज़्यादा गैसेस कंबस्टेबल होते हैं। तो आपको बायोगैस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बायोगैस क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या होता है, मिक्सचर होता है। और आप देखे होंगे कि जो बायोगैस हम यूज़ करते हैं उसका जो सारा का सारा बनावट होता है, हम वो घर से दूर पे करते हैं और वहाँ से एक पाइप लाते हैं और सीधे गैस चूल्हा में लगा के वॉल्व से ओपन क्लोज कर लेते हैं। और इसके मेंटेनेंस में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा मांगता है। थोड़ा सा भी गैस लीक होगा और अगर कहीं से भी चिंगारी मिला तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मार्स गैस हो जाएगा। अब हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। अब हवा महल जो कि जयपुर में है, सबसे पहला सवाल तो यही आपको मिल गया कि हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर है। जयपुर कहाँ पर है, तो जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के अभी सीएम का क्या नाम है, तो राजस्थान के सीएम अभी कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कि अशोक गहलोत साहब क्या हैं, आपके सीएम हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थी, वसुंधरा राजे थी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो राजस्थान के गवर्नर हैं, राजस्थान के गवर्नर का क्या नाम है, तो राजस्थान के गवर्नर का नाम है, क्या नाम है राजस्थान के गवर्नर का, तो कलराज मिश्रा उनका नाम है। ठीक है, अच्छा, और राजस्थान से रिलेटेड मैं और भी फैक्ट्स कवर करूंगा जब मैं एक करेंट अफेयर की सीरीज आपको लाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम बताएंगे। और आपको ऐसे याद रखना है, दो मेन नेशनल पार्क है राजस्थान में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नेशनल पार्क में। तो ये है आपके रणथंबोर, और दूसरा आपको पूछा जाता है केवलादेव, क्योंकि यहाँ पक्षी अभयारण्य है ये नेशनल पार्क। तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, तो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। आपको पता भी होगा जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और इसका देखिए आर्किटेक्चर तो बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, लेकिन उनका नाम था, आपको याद रखना है, लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद उनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 है। तो पूछा है कि वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। तो देखिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए आपको एंगल जो है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या ले लेना है, सारे को जोड़ देना है। और यही किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो आपसे पूछा गया है, लार्जेस्ट पूछा है, तो 1 हो गया 30, 2 हो गया 60 और 3 हो गया 90। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए और भी मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड। तो एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए, आइसोसेलेस से भी रिलेटेड मैं बता देता हूँ। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है जहाँ पे दो साइड इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल क्या होता है आपका, तो इक्विलेटरल जो होता है जिसमें कि तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हर एक एंगल कितना का यहाँ बनता है, तो 60 60 और 60 का बनता है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपसे पूछ सकता है कि एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको याद रखना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और हाइट क्या होता है, √3/2a होता है। एक बार आप चेक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है स्टेटमेंट से, और आपको स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। स्टेटमेंट्स को हमेशा 100% हम ट्रू मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि दो द स्कूल बैग्स पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, इट इज नॉट क्लियर हाउ मेनी स्कूल्स आर फॉलोइंग इट। कहता है कि स्कूल बैग की पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। आप ध्यान देंगे, आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। अनाउंस किया गया है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने स्कूल ने उसको फॉलो कर रहा है। और गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट के पास कोई क्लू नहीं है कि वेदर जो है वो स्कूल जो है इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। मतलब उनके पास किसी तरह का मतलब वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्लूलेस है। तो चलिए पढ़ते हैं अब अपने एपी को पढ़ते हैं।
स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या उसमें से ट्रू निकल सकता है। तो देखिए, स्कूल बैग्स पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, अनाउंस किया गया है, तो ये नहीं हो सकता है। स्कूल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द रूल, ऐसे कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट की बात को न माने। देयर इज नो मॉनिटरिंग सिस्टम, चलिए देखते हैं इसको। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलो अप, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो बस कौन सा बचा, सी बचा। और देखिए ये सी आंसर कैसे होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ देखिए एक कीवर्ड छुपा हुआ है, क्लूलेस। ठीक है, क्लूलेस का मतलब ये हो गया कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पर कमजोर है या ना के बराबर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कंसेप्ट ऑफ गेम है, डैश इज एलिमिनेटिंग एन अपोनेंट बाय टचिंग। तो आई होप ये तो सबको पता होगा कि कबड्डी ही खेल है जिसमें कि छूकर और कबड्डी कबड्डी करके बाहर निकल जाते हैं। चलिए मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं फील्ड पर। ठीक है, और आपको जान के हैरानी होगी, या अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, खो खो का जो इन्वेंशन हुआ था वो इंडिया के महाराष्ट्र जिले में ही हुआ था। ठीक है, जिसमें 12 प्लेयर दोनों तरफ होते हैं, जिसमें 9 फील्ड में होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में 9 ऑप्शन आएगा तो 9 ही टिक करना है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। जूडो क्या है, तो एक जापानीज मार्शल आर्ट है। और कलारी, कलारी आप याद रखेंगे कि कलारी क्या है, तो कलारी को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, कलारी पयट्टू के नाम से जानते हैं। और ये केरला है और ये इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में ये पूछा गया है, कलारी या कलारी पयट्टू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, अब आपको जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, तो मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ स्टैटिस्टिक्स के। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको अभी तक आरआरबी में, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए हैं, इसी फॉर्मूले पर अभी तक पूछे गए हैं। तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल भी याद कर लेने हैं। हाँ, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि आपसे जो है, आपको पूछा जाएगा कि बताइए मोड निकालना है। मीन मीडियन मोड में जो है कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और एक को अननोन कर देगा। तो आपको याद रखना है कि जो मोड होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। उसी तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर होता है, तो सिग्मा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिग्मा बचेगा। उसी तरह से वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का स्क्वायर के बराबर होता है, तो सिग्मा स्क्वायर। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग रहा था पिछले 2-3 साल में, जब एएलपी का परीक्षा हुआ था और जेई का परीक्षा हुआ था। तो ये आने के चांसेस, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है एच डी अपॉन मीन इंटू 100 होता है। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में कहता है कि 22 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है 10 है। तो आप देखिए मीन क्या होता है, मीन जो होता है सम बटे टोटल होता है। कहने का मतलब क्या है, आपसे यहाँ क्या बोला है कि मीन जो है कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, आपको सम तो पता नहीं है, तो टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, 22 है। तो सम आपका इसके लिए कितना निकल जाएगा, 220 हो जाएगा। उसी तरह से बोलते हैं कि 2 ठो और ऐड कर दिए, तो आपका सम में 2 ठो और ऐड कर दिए। मान लेते हैं वो a प्लस बी को हम ऐड कर दिए, तो इसको ऐड करने से जो आपका नया मीन बना, अब जो आपका नया मीन बना, अब टोटल कितना हो गया, पहले कितना था, पहले 22 था, अब 2 बढ़ गए तो ये हो गया 24। और ये किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर दिया हुआ है। तो अभी अभी आप सम कितना निकाले हैं, 220 निकाले हैं। और a प्लस बी का आपका पूछा ही है कि मीन क्या होगा, तो हम सम निकाल लेंगे। तो 11 गुना 24 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26 हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको 220 घटा देंगे तो 40 और ये 44 हो गया। तो ये तो सम आ गया। तो आपसे पूछा है कि मीन कितना होगा, तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 22 आ जाएगा। तो आपको इस तरह के सवाल बिल्कुल बनाने आने चाहिए, ये आपको 1 नंबर बिल्कुल या 2 नंबर दिला सकता है आपके एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए बोलता है कि एक एंगल जो है वो 10 डिग्री जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट से। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें 2 एंगल मिलके 90 बनाते हैं, और सप्लीमेंट उसे बोलते हैं जो 2 एंगल मिलके 180 बनाते हैं। तो आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका जो एंगल है वो 10 डिग्री ज़्यादा है किससे, 10 डिग्री ज़्यादा है किससे, उसके 1/3 के कॉम्प्लीमेंट से। तो हम क्या माने थे, अगर हम अपने कॉम्प्लीमेंट को क्या मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितना ज़्यादा है, 1/3 ऑफ 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि y क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट से 10 ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स बाई 3 प्लस 10 बराबर x, उधर x को भेज दीजिए, तो उधर हो जाएगा ये 4x/3 और इधर आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 4 दहाँ 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा,
30 नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग आपसे पूछा है ग्रेटर एंगल कितना होगा, तो दूसरा एंगल कितना है 90 माइनस 30, तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि नीलम एंड मनीषा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस रन एट अ रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए स्पीड टाइम और डिस्टेंस का सवाल है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। सारे सवाल आपके बन जाएंगे अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस में आप इतना जान रहे हैं तो। देखिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो मैं आपको जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वहां पर मैं लिखाता भी चलूंगा आपको। चलिए तो बोलता है कि नीलम और मिश्रा जो है, नीलम और मनीषा जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस रन एट अ रेट ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है कि व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 12 किलोमीटर अपार्ट इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। बोलता है कि मनीषा और नीलम और मनीषा जो है दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो बताइए कि वो आपको बताना है कि वो कितना टाइम होगा जबकि इनके बीच की दूरी कितनी बन जाए, 12 किलोमीटर बन जाए। तो मतलब जो आपका बराबर के जो मतलब बाद में रहने वाला है वो क्या है, आपका डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस है तो ये मतलब 12 किलोमीटर रहना चाहिए, तो आपको डिस्टेंस रहना चाहिए, तो मतलब क्या है आपको दिया हुआ है स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं कि नीलम के द्वारा और मनीषा के द्वारा जिस समय पर वो लोग 12 किलोमीटर दूरी पर थे, तो उस समय उनका टाइम क्या था टी था। तो वो लोग जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ली होगी नीलम के द्वारा, तो नीलम के द्वारा 7 टी किया गया होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है मनीषा के द्वारा 90 किया गया हुआ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब 90 माइनस 70 12 के बराबर होगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो मतलब 6 घंटे के बाद जो है उनका जो दूरी होगा वो 12 किलोमीटर का अंतर के बराबर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि दिल्ली मेट्रो कवर्स अ डिस्टेंस इन 40 मिनट इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, फाइंड द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम जर्नी टू 32 मिनट। बोलता है कि 40 मिनट से घटा के, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 40 मिनट से घटा के कितना कर देना है 32 मिनट। तो 40 मिनट से घटा के आपको क्या बोला गया है 32 मिनट कर देना चाहिए, है ना। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं होता, आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए। आपको मेंस एग्जाम में लिखना है तो आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप देखिए डिस्टेंस जो है मेट्रो के द्वारा 40 मिनट में कितना चला जाएगा, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए मेट्रो के द्वारा, है ना। तो डिस्टेंस जो है 40 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, आप देखिए डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितना है 48, और टाइम कितना है आपका 40 मिनट है, तो 40/60 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा कि इस 0 से 0 काट दीजिए 8, ये कितना आ गया आपका 32 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि अब आपको उसको स्पीड कितना रखना है ना। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस तो हमको मालूम चल चुका है, और हमसे पूछा ही क्या है स्पीड पूछा है, तो डिस्टेंस 32 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है आपको 32 मिनट में ला देना है, तो 32/60 कर दीजिए, 32 से 32 चला गया, तो जो स्पीड होना चाहिए इसका कितना होना चाहिए 60 kmph होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वही सवाल है जो मैंने आपसे पीछे कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो कहता है कि जो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है 13 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 7 है। तो आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट वेरिएशन कितना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाई एक्स इंटू 100, एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा कितना आपके पास दिया हुआ है, तो सिग्मा दिया हुआ है 7, और आपके पास एक्स बार कितना दिया हुआ है मीन 13 इंटू 100 कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 700/13 हो गया, 13×5 = 65 हो गया, 13×3 = 39, 13×8 = 104, 13×5 = 65, तो 53.85% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, तो ये सवाल तो बहुत ही आसान सा सवाल है। बोलता है कि कार जो है स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक मेनली ड्यू टू, तो आपको इसका आंसर तो सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स को याद रखना है कि वो हमेशा जिधर आपका मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है, और आपके पास और फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स होता क्या है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो दूसरी यूनिट क्या बन जाएगी इसकी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम्स में कई बार। उसी तरह से आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रीपिटल होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा
सेंटर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर से दूर रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल्स के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिख दिए हैं, वॉशिंग मशीन और क्रीम सेपरेटर, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसको आप मथनी बोलते हैं। दूध जब छाली निकाल के महते हैं तो वहाँ से घी निकाला जाता है, आपको मालूम होगा जितने लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को। ग्रेविटेशनल फोर्स से चलिए, जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, उसी तरह मून के लिए 1/6 होता है। और आपको इससे रिलेटेड एक और टर्म याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी, पूछा गया है एग्जाम्स में कई बार। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिससे कि एक बार किसी ऑब्जेक्ट को धरती से फेंका जाए तो वो वापस धरती पर ना आए, इस ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आप याद रखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। तो स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानना है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कि नॉलेज इज नॉट अ स्किल, इट इज लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बिल्कुल सही। द इलिटरेट आर नॉट दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैनॉट लर्न। बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, बोला है कि इलिटरेट वो नहीं होते हैं जिनको पढ़ना या लिखना नहीं आता, जबकि लिटरेट जो है उनको बोला जाता है जो कि सीखना नहीं जानते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप अपने आसपास खोजेंगे तो, जो कि जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया है। आप एलोन मस्क साहब के बारे में देख लीजिए, उन्होंने पढ़ाई भी की लेकिन उन्हें कोई डिग्री नहीं है स्पेस के बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो है आज एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी बिना किसी डिग्री के, और उन्होंने खुद से वो पढ़ाई किया। तो सीखना, इसी बोलते हैं सीखना। कंक्लूजन देखिए, दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट आर लिटरेट। तो क्या बोल रहा है कि दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट आर लिटरेट। तो आप सोच कर बताइए कि क्या ये आपका जवाब सही है। तो जी नहीं, दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट आर लिटरेट, ये तो गलत हो गया। नॉलेज एंड स्किल आर टू डिफरेंट थिंग। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि नॉलेज और स्किल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो कंक्लूजन टू फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट क्या दिया हो गया है, डिप्लीटिंग कल्चरल रिसोर्सेज इज अ मेजर कंसर्न इन आवर कंट्री। कुछ हद तक क्या बहुत ही ज़्यादा सही है। हम अपने सभ्यता को छोड़ के और विदेशी सभ्यता को अपनाने पर लगे हुए हैं, और हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं। हम मैकडॉवेल और बर्गर खा रहे हैं और जो हमारा देसी चीज़ है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए कि देसी सामानों को खाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े। और फॉरेन गुड्स, गांधी जी भी आपको मालूम होगा कि वो भी यही चाहते थे कि इंडिया के लोग जो है इंडिया में बने हुए वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें और इतना उपजाऊ करें कि दूसरे जगह भी भेज सकें। चलिए देखते हैं, डिप्लीटिंग कल्चरल रिसोर्सेज इज अ मेजर कंसर्न इन आवर कंट्री unless we go for renewable energy sources, डिप्लेटिंग कल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन अ बिग वे। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग डीजल पेट्रोल, हालांकि इन सब की बात नहीं की गई है, हम सिर्फ स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझाते भी चल रहा हूँ। बोलता है कि आज देख लीजिए डीजल पेट्रोल की वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो रही है। आप दिल्ली में देख लीजिए कितने, हर दूसरे, अगर मैं सही हूँ तो हर दूसरे पर्सन या तीसरे पर्सन को जो है उसमें अस्थमा की बीमारी है वहाँ पर। वो क्यों है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। कारण बहुत सारे हैं आपके, पराली जलाने से लेकर, और आपके वहाँ पर जो व्हीकल्स पॉल्यूशन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है जितना जल्दी हो सके स्विच करना पड़ेगा किधर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। तो ये दूसरी लाइन वही कही जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं, डिप्लेटिंग रिसोर्सेज इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इज अ सॉल्यूशन टू काउंटर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जी हाँ, ये भी आपका सही है, क्योंकि आपका दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। और आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट में भी साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है कि क्वार्ज यूज्ड इन द क्लॉक। तो आपने देखा होगा क्वार्ज क्या होता है, तो क्वार्ज जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, आपको याद रखना है। ये आपको इमेजेस दिख रहा होगा कि ये क्वार्ज का इमेज है।
ठीक है। और क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्वार्ट्ज एक तरह का हार्ड क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज क्या होता है, एक तरह का हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है और कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क होता है सिलिकॉन ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा जो बालू होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, SiO2 सिलिकॉन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको पूछा गया है कि हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ सही जवाब है प्रेसिडेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार बने थे, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि नीलम संजीवा रेड्डी भी हमारे एक राष्ट्रपति थे जो कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूरी की पूरी अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, ठीक है। इनका टर्म कितने का होता है, तो टर्म 5 साल का होता है। रिजाइन किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। मिनिमम ईयर कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप 35 साल से भी समझ गए होंगे कि राज्यसभा से ये सांसद भी हुए होने चाहिए। तो देखिए प्रेसिडेंट जो होता है, अब देखिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 होता है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा हमारे भारत में। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है। सुप्रीम कमांडर होते हैं ये डिफेंस फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं। इलेक्शन इनका कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि जो इलेक्टेड हमारे एमपीज होते हैं और एमएलए होते हैं स्टेट के, और एमएलए होते हैं एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी के। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों यूटीज हैं। तो आपको याद रखना है, एक और चीज मैं यहाँ से आपको बता दूं कि हमारे यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता है, लेकिन 2 ऐसे यूटीज है जहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। उनका नाम है, एक का नाम है दिल्ली, नई दिल्ली, और दूसरे आपका नाम है पुडुचेरी। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है अपने ऑफिस कार्यकाल के दौरान मरे थे। पावर कितने तरह की होती है, तो एक होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल होती है। ओथ के लिए इनका आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 60। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 58 होता है। ओथ क्या, ओथ कौन दिलाता है इनको, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओथ जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं इनको, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट कर सकते हैं 2 लोकसभा में और राज्यसभा में 12 लोगों को। और ये 2 लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं जो लोकसभा में होते हैं। और जो राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर किए जाते हैं वो अपने फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे कोई, जैसे कि आपको जो है जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हो, उस तरह के लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है। इमरजेंसी, इमरजेंसी भी किसके कौन लगाता है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 पर। याद रखिए ये जो नेशनल रूल पहला लिखा हुआ है ये पूरे देश के लिए, जैसे युद्ध वगैरह का सिचुएशन आ गया तो वहां पर क्या लग जाएगा 352। और अपने यहाँ जैसे किसी स्टेट वगैरह में लगेगा तो उसको आर्टिकल 356 में लगाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी भगवान की दया से अभी तक लगा तो नहीं है और आशा करते हैं कि कभी लगे भी नहीं। अब इनके पास वीटो पावर कितने तरह का होता है, तो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव, ठीक है। इनके पास ऑर्डिनेंस बनाने का भी पावर होता है। तो ऑर्डिनेंस बनाने के लिए कितना होता है, आर्टिकल 123 होता है। और पार्डनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो आर्टिकल 72 आप रख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछने के चांसेस है इस बार। चलिए तो मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए आपसे पूछा गया आपके पड़ोसी के बारे में, बांग्लादेश। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बांग्लादेश में, मैं करंट अफेयर में कवर करूंगा इन सारे कंट्रीज को। तो बांग्लादेश जो होता है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी है और इसका बॉर्डर भी भारत के बहुत सारे राज्यों से लगता है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल प्रमुख है, ठीक है। और आप देखेंगे कि सीएए पर कितना हंगामा भी हुआ था। और ठीक है चलिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश में जिनका शासन है वो कौन है, तो उनका नाम है शेख हसीना। आपको याद रखना है। यहाँ की करेंसी क्या है, टाका है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर भारत ने ही अलग करवाया था पाकिस्तान से, है ना। कब करवाया था, 1971 के समय में। और इस समय पर हमारे पीएम थी द ग्रेट इंदिरा गांधी, ठीक है। और यहाँ पर कितने सीट है, 350 सीट है, जहाँ पर कि 50% जो होता है यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट के लिए रखा जाता है। अब देखिए आपको 2 चीज याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत से होते हुए कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो बीच में क्या पड़ रहा है आपके, आपको बांग्लादेश बीच में पड़ रहा है, वहां पर क्या है, मेघना नदी। तो ब्रह्मपुत्रा को
क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? मेघना नदी, और गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा नदी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है कि विच पेयर इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द थ्री पेयर। तो प्रिंसिपल, स्कूल, पेजेस, नोटबुक। जी हाँ, पेज से नोटबुक बनता है, लेटर से वर्ड बनता है, स्टूडेंट से क्लास बनता है, लेकिन प्रिंसिपल से स्कूल नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा 9 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन आपको इस ऑप्शन में क्या याद रखना है? असम याद रखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, आपको मैप ही मैं बताते चलता हूँ। तो देखिए असम कहाँ पर है? तो असम जो है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, आपको याद रखना है। असम क्या है? असम आपका क्या है? नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने राज्य आते हैं? तो 7 सिस्टर प्लस 1, 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं? 7 सिस्टर प्लस 1 कौन से हैं? एक जो है आपका सिक्किम है, ठीक है। 7 सिस्टर में देख लीजिए आपको अरुणाचल प्रदेश, यहीं से आपको जो है, यहीं से आपको ब्रह्मपुत्रा नदी भी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। और इस जगह का क्या नाम है? तो नामचा बरवा, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नामचा बरवा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ पर है वो भी मैं लिख ही देता हूँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो सोर्स इसका कहाँ पर है? तिब्बत है, याद रखेंगे तिब्बत। चाइना का विवाद मैं करंट अफेयर में कवर करूंगा काफ़ी डिटेल में इसको। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, आप देखिए इधर क्या लग रहा है आपको? नागालैंड, उसके बाद उसके बगल में मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका है मेघालय, और मेघालय के बाद कहाँ पर है आपका? सिक्किम लग रहा है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7। तो ये जो है आपका 7 सिस्टर हो गई, 6 प्लस 1, सॉरी मैंने एक ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर आपको मिला के सिक्किम भी हो गया। तो 7 राज्य हैं। आप देखिए यहाँ से एक बहुत ही बिहार के पास है, ये देखिए ये छोटा सा ये आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। जहाँ पर चीन चीन तो यही चाहता है कि यहीं से कट कर दे भारत को, ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा उनका हो जाए। उनके एक शासक हुआ करते थे माओ जेडांग, जो कि 7 फिंगर्स पे विश्वास रखते थे। चलिए मैं उसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश भी मैं आपको यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है आपका? बांग्लादेश, और फिर इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। तो आपको देखिए आपको कौन कौन सा राज्य हो गया? 7 सिस्टर प्लस 1 मैंने सही लिखा था। अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा नागालैंड, मणिपुर तीसरा, चौथा मिजोरम, ठीक है, पांचवा त्रिपुरा। त्रिपुरा भी बहुत न्यूज़ में रहा है, क्यों? मल्टी मोडल टर्मिनल बनाया हमने म्यांमार सिक्वे पोर्ट से। चलिए उसको भी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। फिर मेघालय और फिर सिक्किम। तो 7 सिस्टर प्लस 1 हम लोग याद कर लिए। तो नॉर्थ ईस्ट आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम और प्लस सिक्किम, ठीक है। आप देखिए आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पर किसका बॉर्डर लगता है? नेपाल का बॉर्डर लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो इस सवाल से मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डैश डू नॉट रेफर टू द प्लेइंग गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड, आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है स्क्वैश आपका सही जवाब है। और स्क्वैश जो होता है एक तरह का गार्ड, आपने इस सब्जी को देखा होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं वो, छत जैसे करकट वगैरह पे लगा देते हैं, जिससे कुछ मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो उसी तरह का ये दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपसे पूछा गया है कि डैश वाज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या होगा कि किसे अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर यूएनडीपी का 2020? तो उनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। आप याद रखेंगे कि ये एक इंडियन ओरिजिन ही है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? एक यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और ये क्या प्रमोट करता है? तो टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को, ठीक है, नेशंस के अमाउंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और इसके हेड कौन है? अकीम स्टीनर। अकीम स्टीनर आपको याद रखना है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 में। और कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट। तो आपको न्यूयॉर्क से पता चल ही गया होगा। आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर एक और फैक्ट्स आपके लिए जोड़ देता हूँ कि आपको याद नहीं रखना है कि न्यूयॉर्क जो है आपका यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल है, ठीक है। आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी,
वाशिंगटन डीसी। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द फ्रॉम द एयर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें कि हवा से जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंस। आपको आई होप पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन तो सबको मालूम होगा, मैं कैपिलरी एक्शन बता देता हूँ और ऑस्मोसिस के बारे में बता देता हूँ। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो कैपिलरी एक्शन जो है एक फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि जैसे आप पेन है तो पेन पेन आपका किस पर काम करता है? कैपिलरी एक्शन पे काम करता है ना? क्योंकि आपका जो जैसे ये आपका इंक है, इंक आपका क्या होता है? इंक आपको ऐसे भरा हुआ होता है यहाँ तक, तो वो क्या होता है, आप यहाँ से लिखते जाते हैं ना स्टिक से, तो वो क्या होता है ऊपर की ओर चढ़ते जाता है, तो ये एक्शन कैपिलरी एक्शन कहलाता है, ठीक है। और आपने जो टेस्ट ट्यूब देखा होगा, टेस्ट ट्यूब भी कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस जो होता है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से सवाल आने के चांसेस भी इस पर बहुत ज़्यादा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके वाटर फिल्टर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि एक बार जो है और मतलब 2 बार आपको इसमें यूज़ करना पड़ता है। जो सॉल्ट वाटर होता है ना, साल्ट वाटर को जो है पीने योग्य पानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आरओ का, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन द मिल्क इज कॉल्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन द मिल्क इज कॉल्ड क्या होना चाहिए? बहुत लोग पास्चराइजेशन टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। और आपका सही जवाब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आप पास्चराइजेशन करके आएंगे, जबकि सही जवाब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। अब आप देखिए बर्ड का विंग होगा तो फिश का क्या हो जाएगा? गिल्स, बिल्कुल नहीं, फिन्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उसी तरह चलिए असर्शन और रीजन देखते हैं। पेरिनियल रिवर्स मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पेरिनियल रिवर क्या होता है? आपको हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। फाउंटेन्स इन द हिमालय फीड द रिवर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिमालय में किसी चीज़ का फीड नहीं होता है, वहाँ ऑल ऑटोमेटिकली नेचर का गिफ्टेड है कि वो पूरा बर्फ है, बर्फ पिघलता है तो नदियाँ बनती हैं। तो आपका रीजन बिल्कुल फॉल्स हो गया। तो असर्शन आपका क्या है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगले सवाल में देखिए आपका सीरीज दिया हुआ है 3 से 7, 7 से 13। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से 4 बढ़ा है। जब आप